देखो थोड़ा सा मैं नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो नेटवर्क लेयर एक ऑप्शनल लेयर है जो प्ले में ही तब आती है जब दो होस्ट जो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं वो दो अलग अलग नेटवर्क में है, ठीक है, तब हमें नेटवर्क लेयर की ज़रूरत है। अब इसके बाद कि कम्युनिकेशन होता कैसे है और किस किस तरीके से हो भी सकता है, तो सबसे पहली बात तो जो है कि हम एक चीज़ करते हैं जिसको कहते हैं राउटिंग, जो कि एक ऑप्शनल चीज़ है। राउटिंग होती क्या है कि आपको राउटर टेबल बनाना होता है, राउटिंग टेबल बनाना होता है। उसमें होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू आपका जो आईपी एड्रेस है जो आपको असाइन हो रखा है, आपके डिवाइस को जो असाइन हुआ है, उस आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंगली राउटर को किस राउटर पे अगला हॉप भेजना है या किस डिवाइस पे अगला हॉप भेजना है, वो उसका एक टेबल मेंटेन करेगा। तो उसमें क्या होगा कि अलग अलग आईपी एड्रेसेस होंगे और वो अकॉर्डिंगली नेटवर्क आईडी के हिसाब से या आईपीज़ के हिसाब से राउटर्स को या अगला हॉप को चूज़ करेगा। यानी और उसका हॉप मतलब कि वो जितने वायर से कनेक्टेड हो मान लो, तो वो उस वायर को इंटरफेस की तरह ट्रीट करेगा और उस इंटरफेस पे भेजेगा। क्योंकि इंटरफेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो वायर भी हो सकती है, हो सकता है वो कोई वायर ना हो, वो कुछ और मीडियम हो, ठीक है, कोई मतलब वायरलेस मीडियम हो सकता है। तो इंटरफेस चूज़ करेगा और वहाँ पे राउट करेगा, ठीक है। और स्विचिंग क्या होता है? स्विचिंग होता है कि उसी राउटिंग टेबल को यूज़ करना, ठीक है। राउटिंग होती है राउटिंग टेबल बनाना, स्विचिंग होता है राउटिंग टेबल को यूज़ करना, ठीक है। पर ये ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, राउटिंग भी ऑप्शनल है। मतलब आप बिना आईपी एड्रेस जाने कैसे करोगे? आप बिना राउटिंग के, बिना रास्ता जाने आप कैसे जाओगे? तो वो ऐसे जाओगे कि आप फ्लड कर दोगे। फ्लड इन द सेंस कि आप हर किसी को भेज दोगे, आप हर किसी को भेज दोगे इन द सेंस कि अगर आपने कोई डेटा पैकेट भेजना था किसी एक स्पेसिफिक किसी होस्ट को, आप उसको ना भेज के सबको भेज दोगे। और वहाँ पे ये रखोगे कि हाँ आपका जो सेशन लेयर है वो तो ध्यान दे ही देगा कि हाँ ऑथेंटिकेट किए बिना किसी को मिलेगा नहीं। आप फ्लड कर दोगे, हर किसी डिवाइस के पास में वो पैकेट पहुँच जाएगा, सारे डिवाइसेस उसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वो जाएगा हर किसी के पास। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने नेटवर्क में अननेसेसरी काम करवाया, आपने हर किसी को काम करवाया, हर राउटर को काम करवाया, जबकि आपको सिर्फ एक ही जने को भेजना था, एक ही डिवाइस को भेजना था, लेकिन आपने पूरे पूरे नेटवर्क को दुखी किया, ठीक है। और इसकी वजह से कंजेशन आ सकता है। और कंजेशन क्या होता है? जो नॉर्मली हम कंजेशन सोचते हैं कि हाँ भाई कंजेस्टेड फील हो रहा है, मतलब क्या बहुत भीड़ भाड़ सी होगा तभी कंजेस्टेड फील हो रहा है, तो वही कि हम भीड़ कर दे रहे हैं नेटवर्क के अंदर, और इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फिर से हो सकती हैं जिसको हमने फिर से अवॉइड करना है। जो कंजेशन कंट्रोल में होता है वो टीसीपी के टाइम पे होता है, ठीक है। तो तो ये हुआ। अब की बात करें कि प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं, ठीक है। ये बस बताना ज़रूरी था क्योंकि इन सेंस अगर कहीं पे इफ़ इट कम्स अप एंड इट इज़ गोना कम अप, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जो प्रोटोकॉल्स में हम बात कर रहे हैं, नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट इट्स लाइक फ्लडिंग, लेकिन फ्लडिंग में आप कुछ नहीं देखते हो, आप मतलब हर किसी को भेज देते हो। ब्रॉडकास्ट होता है या तो लिमिटेड होता है या डायरेक्टेड होता है। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में आप अपने ही नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करते हो, मतलब हर एक डिवाइस जो आपके अपने नेटवर्क में कनेक्टेड है, आप उस नेटवर्क में हर किसी को पैकेट भेज दोगे। डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट होता है कि आप किसी और नेटवर्क में भेजना है आपको, अगर तो आप उस नेटवर्क तक जाओगे और फिर वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करोगे। तो सबसे पहली बात कि जो ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, ये डेटा लिंक लेयर पे होती है। ये करता नेटवर्क लेयर है, पर ये डेटा लिंक लेयर पे होती है। कैसे? कि आपको अगर लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग करनी है, ठीक है, तब तो आप क्या करोगे कि आप राउटर को दोगे पैकेट, राउटर मैक एड्रेस को चेंज करेगा अकॉर्डिंग कि आपने आईपी एड्रेस दिया है, जिसमें आईपी एड्रेस में ऑल वंस दिए हैं, ठीक है, सारे 32 वन एक साथ है, मतलब लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस है। राउटर ये एड्रेस देखेगा और आपका जो मैक एड्रेस है उसको वो चेंज करके ऑल वंस कर देगा मैक एड्रेस में, ठीक है। तो 48 वंस होंगे मैक एड्रेस में। और ये करने से क्या होगा कि जो जो भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस होंगे
वो सारे उस पैकेट को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब आपकी जो डिवाइस की एनआईसी है वो इस हिसाब से डिज़ाइंड है कि अगर उसको ऑल वंस एंड मैक एड्रेस दिख रहा है तो वो उस पैकेट को एक्सेप्ट करेगी, या फिर उसका अगर अपना मैक एड्रेस दिख रहा है तो एक्सेप्ट करेगी, या तो ऑल वंस दिख रहा है तो भी एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से डिज़ाइंड है वो चीज़ें। तो यहाँ से ये किया जाता है। लेकिन अगर डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि जो स्पेसिफिक राउटर है ना, राउटर तक चीज़ें जाएंगी। राउटर वहाँ पे जब जब उस राउटर पे पहुँच जाएगा उसके बाद वो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट ही होगी। होता लिमिटेड ब्रॉडकास्ट ही इम्प्लीमेंट है, चाहे आप डायरेक्टेड करो। कि वहाँ पे वो जब राउटर पे जाएगा, राउटर वहाँ पे वही सेम काम करेगा कि मैक एड्रेस में ऑल वंस कर देगा और अपने उस नेटवर्क में लिमिटेड ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो वहाँ पे जिस नेटवर्क पे आपको भेजना था वहाँ पे हर किसी के पास आपका पैकेट चला गया। दिस इज़ हाउ इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, फिर अगर इसमें हम बात करें कुछ और डिटेल, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो नहीं, इतना ही बोल रहा, इतना ही था। इसके बाद है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, या इसके पहले भी एक और बात कर लेते हैं 127.0.0.1 की। ये क्या है? ये एक आईपी एड्रेस है 127.0.0.1। ठीक है, ये क्या है कि अगर आप इसको एज अ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डालोगे अपने पैकेट में, ठीक है, मार्क करोगे, तो होगा क्या कि जब मान लो कि आप किसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, किसी भी दूसरे आईपी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको चेक करना है कि कहीं मेरे एंड से प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम पिंग चेक करते हैं, और ये पिंग इसी तरह से चेक किया जाता है कि आप डेस्टिनेशन में 127.0.0.1 डालोगे डेस्टिनेशन आईपी में, तो होगा क्या कि सब कुछ चेक होकर आएगा। क्या चेक होकर आएगा कि आपकी जो आप मान लो कि कहाँ से जाते हो आप, एप्लीकेशन लेयर से, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिज़िकल लेयर, सॉरी नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, और फिर आप अपना डेटा लिंक लेयर, यहाँ तक आप सब कुछ चेक करके वापस आ जाते हो। ठीक है, कि सब ठीक है कि नहीं है। अगर यहाँ से पैकेट वापस आ जाता है, इसको लूप बैक एड्रेस भी बोलते हैं 127.0.0.1 को, कि डेटा लिंक लेयर से अगर आपका पैकेट वापस आ जाता है मतलब आपके एंड से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपके एंड से प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो हो सकता है फिजिकल लेयर पे हो। फिजिकल लेयर इन द सेंस कि आपकी तार ही ख़राब है। ठीक है, या तो फिर अगर प्रॉब्लम है तो उनके एंड पर है। ठीक है, ये फिर आपकी वरी नहीं रही। तो ये चेक करने के लिए इस एड्रेस को यूज़ करते हैं। फिर आता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्यों यूज़ होता है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल तब यूज़ होता है जब आपको मैक एड्रेस पता करना होता है किसी का। अब कि अगर आपको अपने ही नेटवर्क में किसी को कुछ भेजना है, ठीक है, और नेटवर्क लेयर आपके पास नहीं है, आपके पास नेटवर्क लेयर नहीं है, मतलब आप नेटवर्क लेयर है यूज़ नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है तो हर डिवाइस में होता ही है, नेटवर्क लेयर है पर आप यूज़ नहीं करना चाह रहे हो, आपको अपने ही नेटवर्क से डील करना है, तो आपको क्यों यूज़ करना है? तो आप क्या करोगे कि आपके पास एक आईपी एड्रेस है, आपको उस आईपी एड्रेस को कुछ भेजना है पर आपको उसका मैक एड्रेस नहीं पता। अब अगर आपको उसका मैक एड्रेस नहीं पता है तो आप कैसे भेजोगे बिना नेटवर्क लेयर के? सबसे पहली बात तो वो अपने नेटवर्क में इसलिए आप भेज सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे भेजोगे जब आपके पास मैक एड्रेस है ही नहीं। तो क्या होगा कि नेटवर्क लेयर के बिना हम क्या करेंगे कि आईपी एड्रेस हमने डाल दिया, ARP पैकेट बनाते हैं हम, ARP रिक्वेस्ट बनाते हैं हम, उसमें हम आईपी एड्रेस डालते हैं और हम मैक एड्रेस के लिए जगह छोड़ देते हैं कि ये हमें नहीं पता है, ये हमें पता करना है। हम क्या करेंगे कि सोर्स आईपी में तो अपना ही आईपी डालेंगे, डेस्टिनेशन सोर्स आईपी तो डालेंगे नहीं, सोर्स मैक में तो अपना ही मैक एड्रेस डालेंगे, और डेस्टिनेशन मैक में क्या डालेंगे? ऑल वंस, मतलब लिमिटेड ब्रॉडकास्ट कर देंगे उस पैकेट को। हम हर एक जो डिवाइस है हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड है, हम उससे हर किसी से पूछेंगे कि भाई ये आईपी तेरा है, ये भाई आईपी तेरा है, तेरा है, जिसका भी होगा वो रिप्लाई करेगा कि हाँ भाई ये आईपी मेरा है और मेरा मैक एड्रेस ये है, और ये रिप्लाई आपको वापस मिल जाएगा। ये हो गया एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आपको मिल गया। ठीक है, इसका मतलब आपको आईपी से आपने मैक निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो सबसे पहली बात कि एक ही अपने ही नेटवर्क में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अपने ही नेटवर्क में यूज़ किया जा सकता है। फिर है रिवर्स ऑफ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसमें होता क्या है कि हम मैक से आईपी निकालते हैं कि हमारे पास मैक एड्रेस है और हमको आईपी एड्रेस चाहिए। तो वही सेम चीज़ करेंगे कि हम रिक्वेस्ट करेंगे
हम पूछेंगे कि ये मैक एड्रेस है मेरे पास, इसकी आईपी क्या है। अब ये जो होता है, सबसे पहली बात, जब एआरपी हो रहा था तो जो रिक्वेस्ट थी वो ब्रॉडकास्ट थी। वो मतलब हर एक डिवाइस जो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है, हर एक के पास गया था। उसका जो रिप्लाई आएगा वो एक ही डिवाइस करेगा, जिसका जिसका आपके पास आईपी एड्रेस था, वो ही अपना मैक भेजेगा। तो रिप्लाई जो होगा वो यूनिकास्ट होगा। लेकिन यहाँ पर आरएआरपी में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तभी आप यूनिकास्ट कर रहे हो। यूनिकास्ट किससे कर रहे हो? एक सर्वर मेंटेन होगा, आरएआरपी सर्वर मेंटेन होगा हर एक नेटवर्क में, जहाँ पे हर एक मैक के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका आईपी लिखा है कि इस मैक को ये आईपी मिला हुआ है। ठीक है, वहाँ पर आप ये यूनिकास्ट करके पूछोगे सर्वर से कि हाँ जी ये मैक है मेरे पास, इसका आईपी क्या है। सॉरी, ये मैक है मेरे पास, इसका आईपी क्या है। सर्वर आपको रिप्लाई करेगा, वो भी यूनिकास्ट होगा। अब ये चीज़ यूज़ नहीं होती अब, ठीक है, आरएआरपी यूज़ नहीं होती। तो यूज़ क्या होता है? यूज़ होता है बूटपी या डीएचसीपी। बूटपी यानी बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, और डीएचसीपी यानी कि डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये तो फुल फॉर्म है, मतलब क्या है इसमें, ठीक है। तो वो बताता हूँ मैं। बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल में क्या होगा कि आरएआरपी सर्वर तो आपको हर एक नेटवर्क में मेंटेन करना पड़ता था। बूटपी में आपको हर एक नेटवर्क में मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। बूटपी में आप क्या कर सकते हो कि एक अलग से बूटपी सर्वर बनाओगे आप, और उस नेटवर्क उसको एक नेटवर्क में रखा। उस सर्वर को हर एक नेटवर्क एक्सेस कर पाएगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ रिले एजेंट। रिले एजेंट्स की हेल्प से हर कोई जो है वो बूटपी सर्वर से कनेक्ट कर सकता है। करंटली हम बूटपी और डीएचसीपी दोनों ही यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब डीएचसीपी इज़ द बेटर वर्जन ऑफ इट, लेकिन बूटपी भी चल रहा है, इसलिए हम अपने जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसका दोनों के कंपैटिबल बनाया हुआ, और दोनों का इनफैक्ट जो दोनों का पोर्ट नंबर है वो भी दोनों का सेम है, ताकि ताकि अगर किसी कोई बूटपी यूज़ कर रहा है या कोई डीएचसीपी यूज़ कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर बात करें डीएचसीपी सर्वर का, बेसिकली जो पोर्ट नंबर है वो सेम है। अब फिर बात करें डीएचसीपी क्या होता है। लेकिन डीएचसीपी में क्या होगा कि आपको जहाँ पे आप वो टेबल बना रहे थे, ठीक है, डीएचसीपी वो बूटपी सर्वर जो आपने बनाया था उसमें एक टेबल था। उस टेबल में क्या होता था कि आप वही सेम मैक एड्रेसेस और आईपी एड्रेसेस मेंटेन्ड है। अब आपको यही सब करने के लिए, जो भी पता करना है उसके लिए आप ये रिले एजेंट्स के थ्रू आप ये सब कुछ पता कर सकते हो। ठीक है, रिले एजेंट्स के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हो, और वहाँ से आपको चीज़ें निकालनी है वो आप सीधा कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। डीएचसीपी में क्या होगा, टेबल बनेगा मैक के साइमल्टेनियसली जो रिकॉर्ड होगा उसमें आईपी भी लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर एक पूल ऑफ आईपी, पूल इन द सेंस कि बहुत सारा आईपी, मान लो कि, मतलब पूल तो एक इमेजिनरी पूल है, ठीक है, मेटाफोरिकल पूल है, कि वो पूल है उसमें बहुत सारे आईपीस पड़े हुए हैं, यानी वो आईपीस अवेलेबल हैं, वो आईपीस अवेलेबल हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई मैक एड्रेस किसी मैक एड्रेस को कोई आईपी असाइन हो रहा है, तो वो पूल ऑफ आईपी से उठेगा और वो उस मैक एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एंट्री में जाएगा, और फिर उसको एक लीज टाइम दिया जाएगा। कि मान लो कि एक मैक एड्रेस है जिसने रिक्वेस्ट किया आईपी एड्रेस के लिए, उसको लीज टाइम दिया गया 10 मिनट का। मतलब कि अगर 10 मिनट तक आपको ये आईपी दिया गया, अगर 10 मिनट बाद आपकी इनएक्टिविटी देखता है कोई, कि हाँ आपने मान लो इंटरनेट ऑफ कर दिया, तो उसके बाद वो आईपी जो है वो जो था वो आईपी आपका नहीं रहेगा, वो आईपी वापस पूल में चला जाएगा, यानी दोबारा अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन वही उसमें भी थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी आईपी एकदम तुरंत ना अवेलेबल हो जाए, थोड़ा सा उसमें टाइम लगाते हैं हम, वो भी चीज़ें डालते हैं। लीज टाइम इन द सेंस कि कितनी देर के लिए आपको लीज के लिए दिया था। अगर आप मान लो आपको 10 मिनट के लिए दिया था, लेकिन आप 10 मिनट बाद भी एक्टिव हो, तो वो लीज टाइम दोबारा से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से, और ये बूटपी और डीएचसीपी का दोनों का दोनों जो सर्वर है उसका पोर्ट नंबर दोनों का सेम है, इसलिए जो बूटपी यूज़ कर रहा है वो भी आराम से चल सकता है फ़िलहाल, और जो डीएचसीपी यूज़ कर रहा है वो भी आराम से चल सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, जो अगली है वो है आईसीएमपी। आईसीएमपी क्या होता है? बेसिकली हम जितना भी काम कर रहे हैं,
हम जितना भी काम कर रहे हैं, और ये ICMP पैकेट जनरेट होते हैं TCP और UDP प्रोटोकॉल। अगर आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP और UDP प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है तो ICMP पैकेट जनरेट होते हैं। होता क्या है कि ICMP इज़ लाइक अ कर्टसी ऑफ द राउटर, ऑफ द नेटवर्क, ऑफ वट एवर यू कैन से, कि जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो एक कर्टसी रखते हैं कि अगर इन केस कुछ भी गलत होता है, कोई भी पैकेट भेजने के टाइम पे किसी भी तरह की कम्युनिकेशन के बीच में कुछ भी गलत होता है, तो ICMP जो है एक कर्टसी रखते हैं कि वो बता दें। ठीक है, अगर किसी ने पैकेट भेजा, वो पैकेट रास्ते में उसको कोई भी दिक्कत आई, जहाँ भी दिक्कत आई, वो पर्टिकुलर राउटर उस चीज़ के बारे में सेंडर को इन्फॉर्म कर देगा कि भैया देखो ये दिक्कत आ गई थी। अब कैसी कैसी दिक्कत आ सकती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, और एक होता है कि आपका कोई भी एरर हैंडलिंग के लिए। ठीक है, तो एरर हैंडलिंग में क्या क्या आता है? एक तो आपका होता है कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल, मतलब आप किसी को पैकेट भेजने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो डेस्टिनेशन को ही नहीं रीच कर पाए। ठीक है, और जब डेस्टिनेशन तक बात पहुंची, रीच नहीं कर पाए, तो आपको वापस से एक पैकेट मिलेगा, ICMP पैकेट मिलेगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए, ये दिक्कत हुई। ठीक है, तो ये बताया जाएगा। अब ICMP इज़ अ हाईली, इट्स नॉट हाईली बट इट्स एन अनरिलायबल थिंग, कि आप भरोसा नहीं कर सकते हो कि ICMP आपके पास आएगा ही आएगा। ये बस एक कर्टसी है जो आपको डिवाइसेस भेज रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो भेजें, लेकिन वो भेजते हैं। TCP UDP के केस में वो भेजते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि वो भी लूज़ हो जाए, और उसकी वजह से भी एक और ICMP पैकेट हो कि हाँ ICMP नहीं आ पाया, तो एक और ICMP जनरेट हुआ कि हाँ भाई वो पिछला ICMP जो था वो दिक्कत हो गया। अब सोचो कि दो राउटर एक दूसरे को ICMP भेजते रहे, तो ये एक लूप हो गया जिसकी वजह से कंजेशन हो सकता है, और ये मतलब बहुत सारे ICMP हो सकते हैं उसी एक नेटवर्क के बीच में, और उसकी वजह से भी कंजेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक सिनेरियो है। तो फिर क्या हो रहा है कि एक तो हमने कहा कि हाँ डेस्टिनेशन अनरीचेबल के लिए हम ICMP जनरेट कर देते हैं। फिर आता है टाइम टू लिव एक्सीड। टाइम टू लिव क्या होता है? टाइम टू लिव एक पैरामीटर हम रखते हैं हमारे समझो हेडर में, हाँ नेटवर्क लेयर के हेडर में, यानी IP हेडर में। ठीक है, तो उसमें हम पैरामीटर रखते हैं, एक टाइम टू लिव रखते हैं। वो होता क्या है कि मान लो कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो 128 हॉप के बाद पहुंच जाना था। ठीक है, 128 राउटर के थ्रू वो जंप करके उसको पहुंच जाना था। ठीक है, तो वो 128 हॉप तक क्या होगा कि हर एक हॉप के बाद, हर एक राउटर के बाद आपका जो टाइम टू लिव का फील्ड होगा वो अपडेट होगा, -1 एंड सो ऑन। ज़ीरो होने तक वो पहुंच जाना चाहिए। अगर वो ज़ीरो होने से पहले पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज़ीरो होने के बाद भी नहीं पहुंचा, तब एक कर्टसी मेंटेन की जा रही है कि बता दिया जाए कि भैया आपकी टाइम टू लिव एक्सीड हो गई। टाइम टू लिव रखते इसलिए हैं कि कहीं आपका पैकेट लूप में ना फंस जाए, इधर उधर ही ना कूदता रहे, और मतलब इसलिए कि हाँ नेटवर्क में कहीं गुम ना हो जाए, वो पहुंच जाए अपनी जगह पे। तो हम ये मेंटेन करते हैं कि अगर हाँ इसका टाइम टू लिव इतने के बाद ये इतना है, अगर ये ज़ीरो हो जाए इसके बाद इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देना, जिस भी राउटर के पास है वो डिस्कार्ड कर दे इसको। ठीक है, और ये डिस्कार्ड करने के बाद में हम एक ICMP पैकेट भेज रहे हैं। ठीक है, कि ये डिस्कार्ड हो चुका है, आपका जो टाइम टू लिव था वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि इतने हॉप्स में नहीं पहुंचा डेस्टिनेशन तक, तो ये हमने डिस्कार्ड कर दिया। फिर है इसके बाद वो है पैरामीटर की बात करते हैं पहले। पैरामीटर प्रॉब्लम उसमें क्या है कि अगर मैं स्पेसिफाई करता कि मुझे ये पैकेट भेजना है, डेटा पैकेट भेजना है, इस डेस्टिनेशन को भेजना है, लेकिन एक स्पेसिफिक राउट से भेजना है, मतलब मुझे कुछ 3-4 राउटर है जिनके थ्रू जाना ही जाना है। ठीक है, और मान लो कि वो राउटर अनरीचेबल हो और उन राउटर तक मैं नहीं जा सकता हूँ, तो ये पैरामीटर प्रॉब्लम आ गई। ये अगर आती है तो फिर अगेन ICMP पैकेट जनरेट होता है कि हाँ जी अब बता दिया जाए कि हाँ ऐसा हो गया है। तो ये भी है इस बताने की वजह। फिर है इसके अलावा सोर्स क्वेंच क्या होता है कि जो डेस्टिनेशन है उसका उसका बफर फुल हो गया, मतलब उसके पास अब जगह नहीं है डेटा स्टोर करने के लिए, उसको उसको प्रोसेस करने का टाइम चाहिए, तो वो जो है वो सोर्स क्वेंच रिक्वेस्ट भेजेगा। वो भी
और वो भी आईसीएमपी होगा, ठीक है, कि अभी अभी रुक जाओ भाई, बस कर जाओ, डट जाओ, अभी अभी और नहीं, अभी और मत भेजो, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा, उसके वो भी एक वजह हो गई। और अच्छा हाँ, इसके बाद ये एक और ये भी बात है जो बता दे रहा हूँ साथ ही में, कि अगर सोर्स क्वेंच की रिक्वेस्ट आपको मिली, इसका मतलब कि बफर खाली नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप रुकोगे कि आप डेटा नहीं भेजोगे। इसके बाद होता ये है कि अगर अगर जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाती है डेस्टिनेशन पे, रिसीवर एंड पे प्रोसेसिंग हो जाती है, तो अब ये रिसीवर की कर्टसी बनती, रिसीवर कर्टसी नहीं बनती, रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो भेजता है पैकेट की, हाँ भाई, उसको उसको बताना है अब दोबारा से ना कि हाँ अभी अभी मेरे पास अवेलेबल है, बफर अवेलेबल है, आ जाओ भेजो, मैं रेडी हूँ, भेजो मेरे को, ठीक है। पर मान लो कि ये जो एक्नॉलेजमेंट था, उस एक्नॉलेजमेंट में ही वो बताता है कि हाँ अब अवेलेबल है, विंडो साइज़ जो है वो इतना हो चुका है, इतना बफर मेरे पास अवेलेबल है, अब तुम भेजो अपना डेटा, ठीक है। लेकिन मान लो कि वो भी लूज़ हो गया, वो भी गुम गया, तब क्या करोगे? तो अगर वो भी गुम गया तो एक परसिस्टेंट टाइमर जो है वो सेंडर एंड पे मेंटेन किया जाता है, कि उस परसिस्टेंट टाइमर के बाद तक अगर हमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली कि हाँ मेरा प्रोसेसिंग हो चुका है, आप डेटा भेजो, तो हम एक बार जाके खुद से चेक करेंगे, 1 बाइट ऑफ डेटा भेजेंगे रिसीवर को, और जाके चेक करेंगे कि हाँ वो रिसीव कर रहा है, तो वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, फिर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो हम डेटा भेजना शुरू कर देंगे कि ठीक है अब अवेलेबल हो चुका है। तो ये परसिस्टेंट टाइमर इसलिए मेंटेन किया जाता है कि चेक करने के लिए ज़िंदा है रिसीवर जो है, वो ज़िंदा है कि नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सोर्स क्वेंच के बाद सोर्स रीडायरेक्ट। सोर्स रीडायरेक्ट में क्या है, और ये जनरली मतलब समझो राउटर टू राउटर में होगा ये आईसीएमपी, कि अगर जो मेरा डेटा पैकेट है वो कुछ एक रूट लेके जाता है डेस्टिनेशन तक, लेकिन जो राउटर है वो इन बिटवीन ये देखता है कि भाई ये क्यों किया तूने अननेसेसरी काम, इससे बेटर पाथ था मेरे पास, ठीक है। तो वो उस बारे में भी बताता है, उस बारे में वो आईसीएमपी देगा पिछले राउटर को कि भाई ये क्या फालतू की काम किया तूने, तू मेरे पास एक अच्छा रास्ता है, तू अगली बार से ये लियो। तो वो आईसीएमपी होता है, मतलब वो गया तो वो उसी राउट से, लेकिन अगले बार के लिए उसको इन्फॉर्म कर देगा, सजेस्ट कर देगा कि भाई ये पाथ है, अगली बार से अगर यहीं पे जाना हो तो ये ले लियो, ठीक है। तो ये उसके लिए भी आईसीएमपी हो गया। अब इसके अलावा TSS TSS, हाँ बस डेस्टिनेशन अनरीचेबल, फिर तो बस ख़त्म है ना। फिर जो अगले टाइप के आईसीएमपी आते हैं वो आते हैं कि रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई वाले। तो उसमें से पहला टाइप है कि रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई का मतलब क्या है, मैंने रिक्वेस्ट किया था और उसका रिप्लाई मिल रहा है, ठीक है। तो वो उसके पहले जो एरर हैंडलिंग वाले थे उसमें किसी ने रिक्वेस्ट नहीं किया था, वो तो बस एक कर्टसी थी कि हाँ कहीं दिक्कत होती है तो बता दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ और उसका रिप्लाई मिल रहा है। तो सबसे पहला इसमें क्या हो रहा है कि एक है एको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। ये कब किया जाता है, ये कब किया जाता है, अगर अगर मुझे चेक करना है कि मुझे जिस होस्ट को कुछ भेजना है या किसी भी होस्ट के बारे में कि वो अवेलेबल है कि नहीं है, तो मैं एक एको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई आईसीएम पे पैकेट जनरेट करूँगा, भेजूँगा, उसका रिप्लाई आ जाएगा, तो बस मुझे पता चल जाएगा कि हाँ अवेलेबल है। फिर इसके बाद में आता है कि नेटवर्क मास्क रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। उसमें क्या है कि मैं आईसीएम पे भेज रहा हूँ और मुझे नेटवर्क मास्क के बारे में पता मुझे चाहिए, किसी नेटवर्क का सबनेट मास्क चाहिए मुझे, तो वो पता करने के लिए मैंने पैकेट जनरेट किया, ठीक है। मैंने आईसीएम पे पैकेट जनरेट किया। फिर है टाइम स्टैम्प, हाँ टाइम स्टैम्प। तो इसमें क्या है कि अगर कोई दो यूज़र हैं, दूर दूर है ना बहुत, ठीक है, तो उनको अगर अपना टाइम सिंक करना है, दोनों अलग अलग टाइम पे हो सकते हैं, उनको अपना टाइम सिंक्रोनाइज़ करना है, तो उसके लिए टाइम स्टैम्प जो है वो यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एक और फिर है राउटर सॉलिसिटेशन और राउटर एडवर्टाइजमेंट। बेसिकली क्या है कि राउटर सॉलिसिटेट करे कि भाई उसको पूछ रहा है, वो सबको पूछ रहा है कि कोई राउटर अवेलेबल है, ठीक है, कि
कौन अवेलेबल है। अगर उसको मान लो कोई पैकेट भेजना है और उसके पास ऑप्शन है, तो वो पूछ रहा है कि हाँ भाई कौन अवेलेबल है, मैं किसको भेजूँ, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट कि राउटर जैसे ही अवेलेबल हुआ तो वो उस चीज़ को एडवर्टाइज़ करेगा नेटवर्क पे कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। अब फिर हम एक और जो बात कर रहे हैं वो है कि दो चीज़ें करते हैं हम। एक तो ट्रेस राउट करते हैं। ट्रेस राउट क्या हो रहा है कि हमको रूट ट्रेस करना है, ठीक है। बेसिकली मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक कुछ भेजा है और वो किस रूट से गया है ये हमें ट्रेस करना है। कैसे करेंगे मतलब मैंने कुछ भेजा है, उसका मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो सिर्फ इतना ही बताएगा कि वो पहुंच गया। मुझे रूट चाहिए उसका, ठीक है, कि उसने रूट क्या फॉलो किया। तो हम क्या करते हैं कि TTL जो टाइम टू लिव था उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। मान लो कि 1 तक किया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अगला राउटर कौन सा है। TTL को 2 किया तो मुझे पता चल जाएगा अगले 2 राउटर दूसरा राउटर कौन सा है, एंड सो ऑन। ऐसे मैं TTL का यूज़ करके पूरा राउट जो है वो ट्रेस कर सकता हूँ। तो ये एक हो गया। फिर है पाथ MTU डिस्कवरी। पाथ MTU मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिटेबल यूनिट, कि मैं कितना डेटा मुझे भेजना चाहिए। मतलब मैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंटेशन ही कितनी करूँ, सेगमेंट का साइज़ ही कितना रखूँ कि वो कभी भी मुझे बांटने की, किसी राउटर पे उसको फ्रैगमेंट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है, मतलब और बांटने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो MTU डिस्कवरी के लिए मैं फिर क्या करता हूँ कि डू नॉट फ्रैगमेंट जो होती है, डू नॉट फ्रैगमेंट नाम की एक फ्लैग बिट होती है, उसको मैं 1 कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस सेगमेंट को फ्रैगमेंट मत करना, किसी भी राउटर पे इसको फ्रैगमेंट मत करना, और उसका साइज़ मैं अकॉर्डिंगली रखूँगा। अब ये फ्रैगमेंट नहीं होगी तो क्या होगा कि डेस्टिनेशन तक मुझे इसको पहुंचाना है, और डेस्टिनेशन तक में मुझे ये देखना है कि वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा। अगर वो कहीं पर भी रुक जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे ICMP पैकेट मिलेगा जिसमें वो कहेंगे कि भाई मैक्सिमम ट्रांसमिटेबल जो यूनिट है वो इतना ही था, ठीक है, और हम नहीं पहुंच पाए, हम नहीं पहुंच पाए। ICMP पैकेट जनरेट हुआ कि हम नहीं पहुंच पाए, ये प्रॉब्लम आ गई कि MTU जो था वो आपका जो था वो मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो भी आपने डू नॉट फ्रैगमेंट कहा था उसकी वजह से हम फ्रैगमेंट नहीं कर पाए, और मतलब उस पैकेट को और छोटा नहीं कर पाए क्योंकि अलाउड नहीं था, और मैक्सिमम ट्रांसमिटेबल यूनिट ही इतनी थी, राउटर हैंडल ही इतना कर सकता था। तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कितनी मैक्सिमम ट्रांसमिटेबल यूनिट है। अगली बार आप उतनी भेजो, जब तक आपको डेस्टिनेशन तक जा आपका पैकेट चला जाए और आपको ये पता ना चल जाए कि कितनी ट्रांसमिटेबल यूनिट है, आप तब तक ये भेज सकते हो और ये ढूंढ के निकाल सकते हो कि कितनी ट्रांसमिट कर सकते हो। ये कर लिया, सेगमेंटेशन कर सकते हो अकॉर्डिंगली, जिसके बाद आपको फ्रैगमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी, मोस्ट लाइकली, ठीक है। तो यहाँ तक था नेटवर्क लेयर। और इसके अलावा जो है वो IPv4 का हेडर है, वो बहुत अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो बस ख़त्म नेटवर्क लेयर।